नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और मैं हूं चित्रांश सक्सेना। आज हम एक बार पुनः जनता से वार्ता करने और उनकी राय जानने जुड़ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया स्पीक्स डेली पर अपनी बात रखना तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगले लाइव में आपसे ज़रूर बात हो। आज भारतीय पत्रकारिता में ट्विटर विद्वान और लाल सलाम पत्रकारों ने दानिश सिद्दीकी पर आपको बहकाते हुए खूब प्रयास किया। आज हम इन सभी प्रोपेगेंडा और बहकावे पर पत्रकारिता पढ़ रहे छात्रों से बातचीत करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। आपको बता दूं, पंचमक्कार मीडिया ने इस घटनाक्रम पर खूब कीचड़ उछाला और भारतीय पत्रकारिता को खूब कलंकित भी किया। दानिश सिद्दीकी को शहीद का दर्जा देते हुए कई पत्रकारों ने गोली की भर्त्सना करी। तालिबान वॉर में मरे इन फोटो जर्नलिस्ट ने स्वेच्छा से अफ़गान पहुंचकर फ़ोटो खींचने का प्रयास किया था, जिसके पश्चात तालिबान वॉर में कुछ आतंकवादियों ने उनकी गोली से हत्या कर दी। कुछ पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करते हुए उनसे श्रद्धांजलि ना देने पर सफाई मांगी है। इस पूरी नौटंकी और प्रोपेगेंडा पर इंडिया स्पीक्स डेली ने पूर्व ही लाइव किया हुआ है। इस पूरे विश्लेषण पर आपको जानकारी वहां मिल सकती है। आज हम बात करेंगे युवा पत्रकारों से और उनसे उनकी राय जानेंगे। आप सभी का स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली के मंच पर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हितेन सेठी को, जो कि युवा पत्रकार हैं, और सबसे पहले उनकी राय जानूंगा कि आपकी दानिश सिद्दीकी पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर क्या राय है। इस विषय पे मेरा ये स्टैंड है कि जो हम होते हुए देख रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम इस हद तक चले गए हैं कि आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक हिंदू नहीं एक मुस्लिम को मारा हो, हम उसका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। तो हम एक हाइपर सेक्युलरिज्म और हाइपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की कगार पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट तो छोड़िए, हम ISI और तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने से भी, और हम में सब नहीं आते, हम में कुछ एक तबके के लोग और कुछ एक विंग के लोग आते हैं जिनकी एक स्पेशल आइडियोलॉजी है। तो मैं अभी अपने बारे में इतना ही बोलूँगा। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। मैं आगे बात करना चाहूँगा समर्थ जी से। समर्थ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया और लुटेंस मीडिया द्वारा फैलाया गया कि दानिश सिद्दीकी एक शहीद हैं जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता और फोटो जर्नलिज्म फॉलो करते हुए अपनी जान गंवा दी, ये जान कैसे गई उसके बारे में ये बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तालिबान आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हुए गोलियों की भर्त्सना करते हैं। ये अनुभवी पत्रकार इस हद तक गिर गए कि उन्होंने इन्हें शहीद का दर्जा देते हुए मोदी सरकार पर भी एक ने प्रहार किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस पूरी घटना के पीछे आप क्या देखते हैं और इसके पीछे किसे दोषी मानते हैं। समर्थ। लोगों सबसे पहले तो नमस्कार। पहली बार आ रहा हूँ ऐसी किसी उस पर, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। उसके बाद यार देखो, सबसे पहली बात है वो गलती कर रहा है। गलती बुलेट की नहीं है, गलती बंदूक की। बंदूक और बुलेट दोनों की है। जो हमारे 108 महान आदमी है, हमारे महान पुरुष है, इनने गलती करी। ये इनको रशिया जाना चाहिए। ये अफगानिस्तान में क्या भटक रहे हैं? रशिया जाएं, कलाशनिकोव जिस कंपनी की बंदूकें हैं उसको जाके स्यू करें कि आप हमें डैमेजेस पे करो। गोली से, आपकी गोली से हुआ, आप डैमेजेस पे करो। ये एक बेसिकली आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक डर बैठा, एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें जिसके चक्कर में हमारे कुछ महान ऊपर वाले लोग जो हमारे पगार रखते हैं या हमारे जिनके साथ इंटरेस्ट, वो हमसे मुंह मोड़ लें, या इस बात की जान का खतरा हो कुछ लोग, तो वाजिब है। क्योंकि आतंकवादी संगठन के बारे में बोलोगे तो क्या होता है बहुत लोग जानते हैं। चार्ली हेब्डो ने करा था फ्रांस में। चार्ली हेब्डो लोग भूलते नहीं क्या था। तो जहां तक इस पूरे मुद्दे पे आते हैं, मैं तो मानता हूँ कि डेथ हुई है, तालिबान ने करी और गलत है। डेथ हुई है, और इस पे जो लोग बोल रहे हैं, मेरे उस पे विचार ऐसे हैं कि मतलब
आप अगर बोल रहे हो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, चलो मैं तो मानता हूँ किसी और ने आपके उन पे उड़ाया था, तो गोली पहले किसी और ने चलाई, तो हमें अगर हम चला रहे हैं तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ कि फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाता है। मेरा थोड़ा धन्यवाद समर जी, आपसे आगे भी ऐसी प्रश्नोत्तर में बातचीत होगी। मेरा अगला प्रश्न है अभिजीत से। अभिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ट्विटर हैंडल एक्सपर्ट है मोहम्मद ज़ुबैर, उनका कहना है कि राइट विंग दानिश सिद्दीकी को इसलिए हेट करती थी क्योंकि उन्होंने आईना दिखाया है हमारी सरकार और प्रशासन को। तो ये आईना उन्होंने इस प्रकार दिखाया है कि उन्होंने अथॉरिटीज़ को उनकी सच्चाई दर्शाई है अपने पिक्चर्स के थ्रू, और कि उन्होंने गवर्नमेंट की सच्चाई रूबरू करवाई है। तो इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा और आपकी क्या राय है, वो संक्षिप्त में हमें ज़रूर बताएं। अभिजीत। तो चित्रांश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरी प्रतिक्रिया, सबसे पहले तो मैं राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में कहना चाहूँगा। मुझे लगता है भारत में लेफ्ट विंग है और नॉन लेफ्ट है, जिसको मैं इंडिक विंग कहता हूँ। ठीक है, तो राइट विंग आप तो कुछ भी कहें, लेकिन आप उसकी हाँ, टर्मिनोलॉजी को अलग अलग नाम दे सकते हैं। हाँ, तो जी। दोनों ही वेस्टर्न विचारधाराएं हैं, पर वो अलग बात है। तो जहाँ तक बात है जुबैर जी की राइट विंग को टारगेट करने की, तो जुबैर जी ये कह रहे हैं कि राइट विंग उनसे नफरत करता है, दानिश सिद्दीकी से, क्योंकि उन्होंने आईना दिखाया। लेकिन इसमें आधा सच है। राइट विंग इसलिए नफरत करता है क्योंकि उन्होंने चिताओं के साथ व्यापार किया, हिंदू की चिताएं जलाई जाई थी, उसके साथ व्यापार किया। तो ऐसा तो नहीं है कि और ऐसा भी नहीं है कि उनको कैसे पता सारे राइट विंग वाले नफरत करते हैं। ये तो जनरलाइजेशन हो गया, ये तो उनका असम्पशन हो गया, या तो वो प्रूफ दिखाएं। तो ऐसा आप जनरलाइज भी नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा मतलब फनी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। इस डिस्कशन को खोलने से पहले मैं आप सभी के समक्ष एक कॉमन प्रश्न रखने जा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और लुटियंस मीडिया इस सभी के केंद्र में दानिश सिद्दीकी को एक शहीद का दर्जा दे रही है और उनकी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि वो पुलित्ज़र अवॉर्डी हैं, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी उपाधि है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कोरोना काल में सीएए के दौरान और ऐसे कई मौक़ों पर उन्होंने भारत की छवि धूमिल करने का भरपूर प्रयास किया। और आज उनका कहना है कि उनकी छवि धूमिल की जा रही है जस्ट बिकॉज़ उन्होंने गवर्नमेंट को एक्सपोज़ किया, जो कि मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को एक्सपोज़ किया, और क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उन्हें तथ्य कहीं भी नहीं शो करे। उन्होंने केवल अपनी फीलिंग्स और मैं कहूँ तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने का भरपूर प्रयास किया है। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा और इस पूरी डिबेट को ओपन करने से पहले मैं प्रश्न ये रखना चाह रहा हूँ आपके सामने कि क्या जर्नलिस्टिक एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या आप मानते हैं कि नैतिकता भरी पत्रकारिता फॉलो की गई है या नहीं? जी, बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात है, तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या होती है कि आप ब्रेविटी के साथ काम करें और आप फेयरनेस के साथ काम करें। आपका अपना कोई बायस नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ना जी, तो मेरे को फेयरनेस। ऑब्जेक्टिविटी नज़र आई, बिल्कुल, ना तो मुझे ऑब्जेक्टिविटी नज़र आई, ना तो मुझे फेयरनेस नज़र आई, क्योंकि अब आप खुद देखिए, मैं लेफ्ट विंग राइट विंग को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। आप जितने भी लोगों ने इस पे ट्वीट किया है, इस पे कोई बयानबाजी की है, स्टार्टिंग फ्रॉम रवीश कुमार और आगे जितने भी लोग हैं, या तो कोई सिंपैथी में बोल रहा है, या तो कोई ब्लेम कर रहा है गोलियों को, ऑब्जेक्ट्स को ब्लेम कर रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, अगर कोई बिल्कुल एक जर्नलिस्ट है, फ्री एंड फेयर जर्नलिस्ट है, अगर वो अब ये कहते हैं कि एक तबके का जो विंग है वो गोदी लैपडॉग मीडिया है, तो लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो ये रिपोर्ट करते टाइम ये तालिबान को स्पेसिफिकली मेंशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स में ये इनका काम है मेंशन करना, इनको लोगों का, अगर ये न्यूज़ डाल रहे हैं या हेडलाइंस डाल रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल ज़रूरी है कि ये मेंशन करें। और इस चीज़, अगर ये पर्सनल लेवल पे कंडेम भी कर रहे हैं, तो एक लोहे के टुकड़े को कंडेम करने का क्या मतलब, जो अपनी मर्ज़ी से चलती भी नहीं है, उसको किसी ने चलाई है,
और उसने किसी की जान ली है, तो वो जान अगर किसी ने ली है तो आप उसको लोहे के टुकड़े पर ब्लेम नहीं कर सकते। तो इस पर आगे चलते हुए, जैसे मैंने कहा, फेयरनेस नहीं है इसमें, ब्रेविटी नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है कि जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, तो आपको उनमें कहीं ना कहीं इनके ट्वीट्स में, उनकी लाइंस के बीचों में दिख जाता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ चीज टालने की और डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चीज तालिबान को बचाने की है या वो चीज दानिश सिद्दीकी को ऊपर उठाने की एज अ हीरो की कोशिश है, वो मुझे समझ नहीं आया। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ये बचाने की, किसी को बचाने की और किसी को मतलब उतना पॉपुलराइज ना करने की इनकी कोशिश दिखाई देती है। जी, काफ़ी अच्छे से आपने इस पूरे विषय को रखा है। लेकिन मैं आपसे अगला प्रश्न ये जानना चाहूँगा कि इस पूरी घटना के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वाभास में ही ये कह दिया है कि इसके अंदर बुलेट्स का हाथ है, तालिबान को उन्होंने किसी तरह से क्लीन चिट दे दी है। अब अगर हम थोड़ा-सा पहले जाएँ इस घटना के अंदर और कुछ जर्नलिस्ट की जिस तरह से मौत हुई थी, मैं उदाहरण देना चाहूँगा गौरी लंकेश का। उस समय पर इन्हीं जर्नलिस्ट का ये कहना था कि उनकी मौत का कारण हिंदू वो संगठन है। स्पेसिफिकली वो कहते थे कि आरएसएस ने इसके अंदर उनकी मौत के पीछे उनका हाथ है, जो कि कुछ समय बाद पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल ही झूठ साबित हुआ। मैं अब इसके अंदर ये आपको अगला प्रश्न ये बनता है कि जिस तरह से उन्होंने एक जर्नलिस्ट की मौत पर किसी संगठन को दोषी दिया और इस बार किसी जर्नलिस्ट की मौत पर किसी गोली को दोष दे रहे हैं, तो ये या तो उनका डबल फेसेस चेहरा है या ये उनकी सोची समझी साजिश है। तो इसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये डबल फेसेड साइड नहीं है? बिल्कुल, मैं सच्ची बताऊँ, ये मैं इसको डबल फेस नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनका इंक्लिनेशन एक साइड की तरफ है। तो डबल फेस मैं तब बोलूँगा कि अगर ये एक चीज़, अगर ये फ्री फेस्ड है। मैं आपको सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा दोगला हम उसको बोलते हैं जो सबसे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप 2 लोग हैं और आपके बीच का कोई दोस्त है, वो आपकी भी साइड लेता है, वो उसकी भी साइड लेता है, तो दोनों के झगड़े होने पर वो जब दोनों से बात करेगा, तो आप और वो दोनों ही उसको गालियाँ देंगे कि ये दोगला है। लेकिन आप उसको दोगला नहीं बोलोगे जो सिर्फ एक ही दोस्त की बात करेगा और एक दोस्त तो मानता ही नहीं हो दूसरे को। तो उसी तरीके से ये जो लोग हैं, जैसे आपने गौरी लंकेश की बात की, गौरी लंकेश के टाइम पे इन्होंने लोगों के नाम लेकर उनको ब्लेम किया, क्योंकि गौरी लंकेश के अगर बारे में देखें या कौन लोग उनको समर्थन देते थे, वो वही लोग हो सकते हैं जो एंटी हिंदू या कह सकते हैं जो एंटी मेजोरिटेरियन है। तो क्योंकि वो इनकी आइडियोलॉजी में फिट बैठता है, तो उन्होंने सोचा गौरी लंकेश को जितना बड़े से बड़ा हीरो दिखाया जा सके, गौरी लंकेश के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एंटी हिंदू नहीं, इवन मुस्लिम और बाकी के जो रिलीजियस वोट बैंक्स तो नहीं बोलूँगा, बट जितने उनके सिंपथाइजर्स हैं, उनको इकट्ठा करके इस पे कुछ प्रोटेस्ट टाइप कराया जा सके, तो उनको समर्थन गेन कराना था गौरी लंकेश के लिए, क्योंकि वो एंटी मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा था। लेकिन अगर हम इसकी तरफ देखें, इसमें आप हिंदुओं को दोष नहीं दे सकते जो तालिबान का केस है, इसमें आप इंडियन मुस्लिम्स को दोष नहीं दे सकते जो राइट विंग नहीं देख रहा। तो आप इसमें दोष किसको देंगे? अगर आप दोष देने बैठेंगे तालिबान को, तो हम सब ये जानते हैं कि अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने तालिबान को बैक करा है, और यहाँ पर इंडिया में ऐसे बहुत सारे, मैं हर किसी को नहीं बोलूंगा, मेजोरिटी भी नहीं बोलूंगा, बट हम जानते हैं कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अभी भी उनका दिल धड़कता है। अब जैसे हम अभी एसपी की रैली देखें, जैसे बात की गई पहले कि ये पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोलूंगा कि ये पार्टी का वोट था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के पार्टी की जिन मोहल्लों से, जिन इलाकों से वो निकले होंगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके होंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का फायदा उनको इलेक्शन में जरूर दिखाई देगा, और ये आप भी देखिएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल बेसिस पर नहीं हुआ, बट उनका फायदा हो गया सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से। सिर्फ इसी तरीके से हम जानते हैं कि कैसे तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब मुद्दों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लोगों के सामने बोलेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। और ये सिर्फ छोटी शहरों की बात नहीं है, दिल्ली में मैं आपको लोग दिखा सकता हूँ जो टियर 1 सिटी मानी जाती है। तो ये हर जगह की दिक्कत है। कुछ लोग
भारत से पहले अपने भाईचारे को देखा करते हैं, चाहे वो पैलेस्टीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो अफगानिस्तान में, और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। तो उनका ये है कि इन लोगों को हमको साथ में लेकर चलना है। हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज वालों को अपने से अलग रख के नहीं चल सकते, क्योंकि वो एंटी इंडिया होंगे बट हमारी आइडियोलॉजी में फिट बैठते हैं। तो यही बात है कि क्यों गौरी लंकेश के टाइम रिपोर्टिंग अलग होती है और क्यों इधर के टाइम अलग होती है, क्योंकि ब्लेम गेम तो खेलना है, लेकिन ब्लेम गेम में अब ब्लेम किसको किया जाए, ये आइडियोलॉजीज और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है इन दो लोगों के लिए, दो तबकों के लिए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अलग-अलग टाइप की रिपोर्टिंग कुछ हद तक सही है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर अलग तबके के लोग हैं। नहीं, मैं इसको सही नहीं मानूंगा, पर हाँ बिल्कुल ये अपीजमेंट, जिसको अपीजमेंट कहते हैं, ये अपीजमेंट की रिपोर्टिंग है। क्योंकि अब आप खुद देखिए, अगर रवीश कुमार और जो लेफ्ट विंग के बाकी राणा अयूब है, मैंने इनको कभी पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा नहीं, जब पाकिस्तान के या इन सब चीजों के बारे में बोलने की बात आती है तो ये ट्राई करते हैं कि हम बाकी के लोगों को दिखाएं जो हमारे साथ मैच नहीं करते, कि हम बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बायस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। लेकिन जब दूसरे विंग की बात आती है तो वो उस पे ऐसे बिल्कुल चढ़ जाते हैं जैसे अभी उनको बीच में से फाड़ देंगे। तो अब यही बात है, मुझे इसी चीज से दिक्कत है कि मैंने कभी भी रवीश कुमार को या इन लोगों को, राणा अयूब को, उतनी क्रिटिसिज्म और उतनी नफरत के साथ मैंने इन मुद्दों पे डिबेट करते हुए या इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हुए नहीं देखा, जितने मैं उनको मेजोरिटेरियनिज्म और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और इन सब फालतू की चीजों पे रिपोर्ट करते हुए देखता हूँ, जिनका आज कोई मतलब भी नहीं है। जी, क्योंकि कहीं न कहीं ये उनके प्रोपेगेंडा या उनके नैरेटिव में सेट नहीं बैठती है, इसलिए बिल्कुल। वो इस विषय पर बोलना अपने आप को रिफ्रेन करते हैं। बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद नितिन। मैं आगे समर्थ की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अजीत अंजुम जी, जो कि काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये भी कहना है कि दानिश सिद्दीकी के इश्यू पर, दानिश सिद्दीकी की मौत के ऊपर हमारे हायर कमांड अड्डा जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, इनकी तरफ से कोई भाषण नहीं आता, कोई कंडोलेंसेस नहीं आते हैं। तो मैं आपसे इस विषय पे जानना चाहूँगा कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों का राजनीति करना क्या शोभा देता है? अगर मैं सीधा-सीधा बोलूँ तो NO, इसका सीधा आंसर नो है। बट इफ वी गो इनटू दिस टॉपिक अ बिट डीप, सबसे पहली बात तो इस देश की एक थोड़ी मैं कहूँगा प्रॉब्लम है हल्की सी। आपकी आवाज़ ये थोड़ी धीरे आ रही है। just wait a minute. Actually, I had this distance. This I was not. Yeah. Now is it clear? आप माइक थोड़ा-सा हाँ जी, अब क्लियर है मेरी जी, आवाज़? जी। क्लियर है, क्लियर देखिए, है। मैं सीधा-सीधा बोलूँ तो नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है, एक इस देश की थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कुछ भी इस देश में हो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री पे ले जाओ। आप डायरेक्टली टॉप एक रीज़न है कि हमने गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है, तो उसको लेके एक तो ये ऐसा ऑफ द टॉपिक जाएगा हल्का-सा, क्योंकि आप कहते हैं कि कोई आप इश्यू हर नहीं। चीज़ में अगर जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, एक बार बताओ यार, मोदी जी होते या आप कह सकते हो मनमोहन सिंह होते। अगर आपके लोकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, आपने जिसको इलेक्ट करा है, सबसे पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। उसके बाद आप जहाँ तक इस केस में बात करते हो, कॉज ऑफ डेथ देखिए। कॉज ऑफ डेथ क्या? He was shot in Afghanistan, where he went on his own free will. Nobody forced him. Nobody asked him कि आओ यार आपको जरूरत है आपकी हमें। खुद से गए फोटोज लेने, खुद से फोटोज ली और उसमें क्रॉस फायर में उनकी डेथ हो गई। आई वोंट से कि तालिबान ने उनको पर्टिकुलरली टारगेट करा, बट अगेन तालिबान वाज द रीजन दैट ही डाइड। और यस, आप एक बार बताओ, आप फोटो जर्नलिस्ट तो ठीक है, मैं बात ही समझता हूँ, बट ठीक है, आप इतना अपने रिस्क, जब आप साइन अप करते हो किसी जॉब के लिए, यू ऑल्सो नो द रिस्क। अगर बॉर्डर पे सपोज एक जवान शहीद होता है, मानता हूँ he is serving this nation to his utmost best, and he should be celebrated. That's why we celebrate martyrdom in this nation, but that is no martyrdom where you go on your own free will in Afghanistan and click photos. आप खुद से गए। और मोदी जी के पास यही काम है क्या पूरे दिन, मतलब टॉप ब्रास के पास आपके पास आपसे यही काम है कि वो दिन भर बैठ के बस ऑबिचुरीज लिखते रहे वो लोगों के लिए जो अपनी गलती की वजह से जाके इनकी डेथ हुई। हेल्थ एलिमेंट होती है और उसके अलावा होती है कोई रीजन होता है, नेचुरल डेथ, हेल्थ एलिमेंट, वो समझ में आता है कि हाँ
एक बहुत वरिष्ठ, एक जी फेमस आदमी, और फेमस इन द सेंस कैसे, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर सपोज अगर मैं 100 लोगों को खड़ा करूँ, अभी खड़ा करूँ या इससे पहले खड़ा करूँ, जब दानिश सिद्दीकी की डेथ से पहले खड़ा करूँ, उनमें से शायद से 9 लोग भी जानते हो कि दानिश सिद्दीकी कौन है। और अब भी अगर खड़ा करें तो मुश्किल से 100 में से 80 लोग ही जानेंगे, 20 लोगों को अभी नहीं पता होगा ये है कौन, और जो 80 लोग हैं ये भूल जाएंगे एक हफ्ते में, क्योंकि ये तो क्योंकि ट्विटर खोला, राणा अय्यूब ने ट्वीट करा, रवीश कुमार ने ट्वीट करा, इन सब ने ट्वीट करा, आपने ये पढ़ लिया, ओहो दानिश सिद्दीकी वाज अ ट्रेजर, आप जानते नहीं क्या था बट ट्रेजर था। अब ये भूल गया कि उसने गेटी पे इमेजेस बेची हैं 60-60 हजार की, इंडिया अगस्त चिताओं की फोटो बेची है। नाउ ही वाज अ नेशनल ट्रेजर, बट दैट इज समथिंग, वो मेरा पर्सनल बायस है, ठीक है, मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि करना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स मॉरली रॉन्ग। अब इसके बाद जी आप बात करते हैं कि आपने जब डेथ की बात करी, आप वो डेथ भूल गए जो इससे पहले हुई कई चीजों पे। पलघर में जब 2 साधु मरे थे, क्या नरेंद्र मोदी ने स्पेसिफिकली ट्वीट करा था? तब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा था क्या स्पेसिफिकली? और ये लोगों को आज आ रहा है कि आप डेथ पे ट्रिब्यूट पे करें। आपको एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरे थे, और ये नेचुरल डेथ थी, ऐसा नहीं कि ये अपनी विल से अफगानिस्तान गए थे और वहां कुछ हुआ, ही डाइड ऑफ नेचुरल डेथ। राणा अय्यूब ने क्या ट्वीट करा था? राणा अय्यूब ने कहा था धरती समतल हो गई, उनकी एक स्पीच को रेफरेंस करते हुए जो राम मंदिर इशू पे थी। रोहित सरदाना की डेथ हुई, अगेन इट वाज अ मेडिकल कॉज, और लोगों ने जो लिखा है वहां, मैं कसम से अपने, कोई मेरा शत्रु भी होगा ना, जिससे मेरे को घृणा होगी, मैं उसकी मृत्यु पे ये चीजें नहीं लिखूंगा जैसे इन लोगों ने लिखी। और आज ये लोग बात करते हैं रिस्पेक्ट, आज ये लोग बात करते हैं कि टॉप ब्रास ने क्यों नहीं कमेंट करा। टॉप ब्रास का और कोई काम नहीं है, टॉप ब्रास को हमने इलेक्ट करा नेशन रन करने के लिए, ये नहीं कि कल कोई जर्नलिस्ट जाए अपनी गलती से अफगानिस्तान में गोली खाए और हमारा टॉप ब्रास उसको लिखे, और नहीं लिखे तो हम उसको इलेक्ट आउट करें। सही बात, दैट्स प्रीटी मच माय स्टैंस। सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला समर्थ। मैं एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट के लिए जितना सरकार ने इस बार किया है, क्योंकि इस विषय पर बात उठी है कि जर्नलिस्ट के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है और उनके मरने पर एक लेख तक नहीं लिख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह समर्थ ने कहा कि मैं उसका समर्थन बिल्कुल करता हूं कि किसी जर्नलिस्ट जो अपनी मर्जी पर कहीं गया है और वो जानता है कि वहां तालिबान वॉर चल रही है, और उसके बाद जब तालिबान उसको मार देता है, उसके ऊपर आपके जो हायर कमांड है, अगर वो उसके ऊपर कंडोलेंस नहीं डाल रहा है तो उसको इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पत्रकारिता में देखा जाए तो मैं बताऊं, कोरोना वायरस के इस दौर पर जर्नलिस्ट की जिस जिस समय भी मौत होती है, उसकी फैमिली को राशि दी जा रही है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा जेस्चर है हमारी पूरी पत्रकारिता जगत के लिए। मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी प्रश्न उठता है कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद जिस तरह से अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चिताओं की फोटो दिखाई गई थी, तो इस बार दानिश सिद्दीकी की फोटो क्यों शेयर की जा रही है? अब इस पे अगर आते हैं। चिताओं की फोटो शेयर की गई थी तो ये भी पहले गलत तो है, लेकिन दानिश सिद्दीकी की फोटो क्यों शेयर की जा रही है? ये चीज भी बहुत धूल पर है। मैं आप सभी को इसमें आमंत्रित करता हूँ, जो भी इसके अंदर कुछ अपने विचार रखना चाहे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फोटोज मतलब शेयर हो रही हैं, जब तो डैनिश सिद्दीकी की कॉज ऑफ डेथ है, मतलब बाय मर्डर मर्डर या असैसिनेशन, मतलब जो भी कहें। तो एक तो मर्डर। ये, हाँ, मर्डर। तो एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि लोग उसकी डेथ पे मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट अपना रख रहे हैं कि मतलब उसके कर्मों की वजह से उसको ये एक हिंदू फैशिस्ट, मैं कोट कर रहा हूँ, हिंदू फैशिस्ट उसके हिसाब से वहां पे वो फ्रीली अपनी पत्रकारिता करता रहा, मोदी सरकार को एक्सपोज करता रहा, लेकिन अफगानिस्तान में अपने ही बीच उन्होंने ही उसको मार दिया। तो तो क्या इससे हमको एक पॉइंट तो ये लगता है कि ये जो फैशिस्ट नैरेटिव है
इसको अब सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए, हमको भी और वेस्टर्न मीडिया को भी। दूसरा ये कि जो क्या कहते हैं, दानिश सिद्दीकी की मौत पे फोटो शेयर हो रही है, वो मुझे, ये वो लोगों की प्रतिक्रिया है, मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों की भावनाएं हुई हैं, मतलब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उनकी फोटो में, लेकिन अंत तक उनको इसका कोई वो नहीं था, मतलब उनको इसका कोई पछतावा नहीं था दानिश सिद्दीकी को, अगर ट्विटर अकाउंट से जज करें तो। उनके पर्सनली तो मैं नहीं बता सकता। तो जब ये हम लोग ने ये राइट विंग अगर कह रहे हैं तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले राइट विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसी को कोई इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ भी जाता था तो एक तो मैं ये पॉइंट रखना जरूरी है मेरे हिसाब से राइट विंग को, और ये होना था। ये बस अभी हुआ, ये बस एक कोइंसिडेंस है, कभी ना कभी तो होना ही था ये। जी जी, सही कहा आपने, ये कभी ना कभी होना था, क्योंकि जिस प्रकार आप इंडियन मीडिया के अंदर आप इस तरह के प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इस पूरे अंत होना है। और इस चर्चा के अंत में मैं आप सभी को बुलाना चाहूंगा कि अपने प्रति एज ए जर्नलिस्ट, मैं समर्थ से जानना चाहूंगा, फिर हितेन तक बढ़ूंगा कि एज ए जर्नलिस्ट इस पूरी प्रतिक्रिया के अंदर आप जब बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देखते हैं जो इस विषय को अलग रूप से ढाल रहे हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थ। क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा नहीं है, वो 1 मिनट का टाइम आ गया, बट एक मैं जरा 2 मिनट एक आपको ले जाना पाऊंगा। आप जो बोल रहे थे कि जर्नलिस्ट के लिए हमने कुछ करा नहीं, देखिए जर्नलिस्ट के लिए ऐसा नहीं कुछ करा नहीं, बस ये है कि जर्नलिस्ट के पास जो पहले पॉलिटिकल पावर थी कि जर्नलिस्ट डिसाइड कर रहे थे। एक जमाना ऐसा भी था इस देश में कि जर्नलिस्ट वर वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, रिगार्डलेस पीपल ने किसको इलेक्ट करा। जर्नलिस्ट के बेसिस पे मिनिस्टर डिसाइड किए जा रहे थे, ये एक पावर प्ले था उनका। अब बस ये खत्म हो गया, इस बात की टेंशन। जहां तक अभी जिसकी हम बात करें कि जर्नलिस्ट की क्या प्रतिक्रिया है, इसको मैं आपको सीधे से, आपने अगर किसी ने संजू मूवी देखी हो तो आप एक बार समझेंगे कि कैरेक्टर को व्हाइट वॉश कैसे किया जाता है। तो मूवी बहुत अच्छी थी, बट ये साफ साफ दिख रहा था कि उस मूवी का गोल क्या था, एक किसी कैरेक्टर को व्हाइट वॉश करना। तो ये जो है ये बेसिकली एक कैरेक्टर को मार्टर बनाने की बात है। तो सबसे पहली बात, अगेन कवरेज जैसे बायसनेस होती है चीज़ों में वो है, और बायसनेस के लिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ब्लेम इस बात के लिए कर रहा हूँ कि आप जो कांड जब आप लोग कर रहे थे तब तक ठीक था, पर जैसे ही आपके साथ किसी ने करा, आप तुरंत दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाने चल दिए। मतलब आप 2 मिनट, मैं तो कहता हूँ जो ऐसे करते हैं इनको, या इनके घर पे आईने नहीं है, या तो आईने देख के इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 काइंड के लोग ऐसे काम करते हैं। दोगलापन। रोहित सरदाना की डेथ पे जब लोग कह रहे थे, इनफैक्ट उसमें से एक पत्रकार बहुत फेमस था जिसने ये बात बोली थी, जस्ट बिकॉज वो एक दूसरी कम्युनिटी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने जैसी बातें बोली थी, ही विल नेवर रिमेम्बर्ड एज सच, उस बंदे ने लिटरली एक बंदे का कैरेक्टर असैसिनेशन की डेथ के बाद करी। और जो भी व्यूज हो आपके रोहित सरदाना पे, मैं मानता हूँ डेथ इज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जहाँ एटलीस्ट यू शुड लेट गो ऑफ ऑल द बैड थिंग्स एटलीस्ट फॉर दैट वन डे। ये मेरा मानना है इसमें। और मैं ये भी मानता हूँ कि चलिए हाँ, जिन लोगों ने बोला वो गलत, जिन लोगों ने बोला दानिश सिद्दीकी के बारे में वो भी गलत, वो अपनी जगह गलत थे कि उन्होंने ऐसे कांड करे, नहीं करने चाहिए थे। बट फिर आप एक बात भूल जाते हो, जैसे अभिजीत भाई ने बहुत सही बात बोली कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है एवरी एक्शन हैज ओन रिएक्शन। जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा परेशान करोगे, जब आप एक टाइगर सपोज एक जंगल में होता है, जब उसको गुफा में एकदम कॉर्नर कर देते हो, तब जाके वो हमला करेगा। वही झेला आपने, जब इतना ज्यादा कर दिया तो लोगों ने भी आपको आप ही की मेडिसिन चटाई थोड़ी देर में कि लो, और तब आप दुनिया को मॉरल्स के पार्ट पढ़ा रहे हो, मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
shameless people. Shameless are you. कि after all that things you did, after all the things in the pandemic, we've seen the real faces of some people. They're selling photos of funeral pyres. You know, the mass graves. Normally when there's a funeral, a person who's lying on the wood there, people have loved ones there who are wallowing in grief. और ये बहुत वन साइडेड कवरेज थी इंडिया में, क्योंकि पहली बात है चिताओं की फोटो खींचोगे तभी तो बेचोगे बाहर की दुनिया को, है ना। देखिए, मस्जिदें चिताओं और की फोटो खींची जाती है, लेकिन कोरोना के अंदर कभी सिर्फ चिताएं नहीं जली हैं। कोरोना के अंदर चिताओं के साथ कब्र भी खुदी हैं। तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग थी जो दानिश सिद्दीकी ने की है। मैं आपको बता दूं कि सीएए के दौरान भी इन्होंने जब फोटोज खींची गई थी तो केवल हिंदू की ओर से जो वायलेंस की गई थी उसकी फोटोग्राफ उन्होंने प्रोपेगेट की हैं, जिसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सत्य है समर्थ जी। और मैं आगे हितेन से ये भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार इस पूरे विषय को मोड़ दिया गया है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, एज स्टूडेंट, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस पूरे विषय को यूपी के स्पेसिफिकली जब दानिश सिद्दीकी ने पर्टिकुलरली चिताओं की फोटोग्राफ्स ली थी और उसके बाद अब जब वो तालिबान जाकर उन्होंने फोटोग्राफ्स लेने की प्रयास किया तो फेसिज्म का झंडा किस तरह से मोड़ लेता है वो मैं एक प्रत्यक्ष रूप से आज देख रहा हूँ, जिसके बारे में लेफ्ट विंग बिल्कुल भी कहने को तैयार नहीं है कि असली फेसिज्म कहाँ देखने को मिला होगा। क्या भारत के अंदर की रिपोर्टिंग को कहीं रोका गया? क्या फेसिज्म था? या वहाँ फेसिज्म हुआ जहाँ पर आपको पत्रकारिता के लिए बिल्कुल अलाउंस नहीं है और आपको गोली मार दी जाती है और आज उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है? असली फेसिज्म कहाँ पे है? देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात देखी जाए तो ये सबसे पहली बात तो ये जो फैशिज्म वाला ये वर्ड प्रचलन इसका कर दिया है लेफ्ट विंग वालों ने, ये पूरा शैम है। क्योंकि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की कुछ बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो माइनॉरिटी बजट होता था लास्ट में जब कांग्रेस थी 2014 तक, तो उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो माइनॉरिटी बजट गया है वो 8 से 9,000 करोड़, उसको क्रॉस नहीं किया। बीजेपी का आप माइनॉरिटी बजट देखें, आई थिंक 2019 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22,000 करोड़। तो फैशिज्म किसके टुवर्ड्स है? फैशिज्म अगर कांग्रेस से ज़्यादा माइनॉरिटी का बजट रखा हुआ है तो फैशिज्म कैसा? अगर आप कांग्रेस को मानते हैं क्योंकि भाई अगर हम मुस्लिम हैं, क्योंकि भाई AIMIM तो नेशनल पार्टी है नहीं, AIMIM हैदराबाद तक सीमित है और अब बिहार में कुछ 5 सीटों पे जीत गई थी, लेकिन उसके बाद तो MIM नहीं है कहीं पे, तो उसके बाद कांग्रेस ही बचते आए ऑप्शन। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो एक चीज़ जो बीजेपी ने करी है जो आज तक मेरे ख्याल से कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई, वो है हिंदू वोट गैदर करना। और उसका एक सबसे बड़ी चीज़ है राम मंदिर, जो बीजेपी ने एक चीज़ मुझे पसंद आई, जो उन्होंने कहा था उन्होंने कर दिखाया, लेकिन वो भी उन्होंने अपने दूसरे टेन्योर में किया है। तो अगर आप देखें कि वीर सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने कहा था, क्योंकि कांग्रेस बन गई थी तब तक, तो उन्होंने कहा था जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो गए कांग्रेस वाले अपने कोटों के ऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे। और मैंने बात पढ़ी थी कहीं पे और मैंने देखा राहुल गांधी की अभी फोटो आई थी कुछ समय पहले जिसमें वो जनेऊ दिखा रहे थे, अपना फ्लैश कर रहे थे। तो ये बात सच है कि कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को पता है कि चाहे हिंदू वोट यूनाइट भी हो जाए ना थोड़ा बहुत, मेन उनका मुस्लिम वोट ही रहना है, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्यास को आके यहाँ सेटल कराया। और दानिश सिद्दीकी ने, एक आपको याद होगा मेरे ख्याल से 2018 में पुलित्जर प्राइज जीता था, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे ख्याल से उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस की एक फ़ोटो खींची थी, उस पर जीता था। अब अगर मैं रोहिंग्या क्राइसिस का आपको बात बताऊं, आप देखिए असम में अभी एक न्यूज़ आई थी, 45 लोगों को रोहिंग्या से मार डाला असम में। अभी 45 लोग, असम में या बंगाल में, सॉरी इन दो जगह में, असम तो नहीं हो सकता, बंगाल में ही होगा। तो यहाँ पे, और अभी वहाँ जी मीडिया के लोग कवर करने गए थे, तो वहाँ पे जिस तरीके से जो लोग मारे गए, वहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, अभी उनको आग भी नहीं लगी थी, वो पड़ी हुई थी नीचे। तो वहाँ पे उनकी किसी की बीवी रो रही है, किसी का छोटा बच्चा रो रहा है, तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। वो कोई कवर क्यों नहीं करता? रोहिंग्यास के चलते हुए हमारे देश का एक मेस बन चुका है, इतनी सारी, और गवर्नमेंट भी, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ,
कितना सारा आप देखेंगे इलीगल बस्ती, जिसको कहते हैं लाल डोरा लैंड, जो है, जो गवर्नमेंट का ऑथराइज लैंड नहीं होता, उस पे इलीगल कैंप्स बन जाते हैं, उस पे इवन कॉलोनीज बन जाती हैं। और उसमें ये क्या करते हैं, ये कांग्रेस की बहुत पहले की टैक्टिक है, वो रोहिंग्यास को सेटल करवाते हैं, उनको आधार कार्ड दे देते हैं, उनको दे देते हैं वोटर आईडी कार्ड, और वो जाके उनके वोट ले लेते हैं। तो एक बात बताइए, एक बात अभी जम्मू कश्मीर में हुआ कि रोहिंग्यास को वहाँ से इवैक्यूएट कराने की बात करी गई, तो मैं आपको उसके लिए बता भी दूं कि केवल रोहिंग्या की और कांग्रेस की परेशानी नहीं है, मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर स्पेशल पार्टी की भी बिल्कुल एक बिल्कुल समस्या है बिल्कुल। जो हमें समय समय पर देखने को मिल रही है। जी बोलिए। मैं तो ओखला में रहता हूँ, और यहाँ शाहीन बाग साइड जो हमारा एमएलए है, अमानतुल्लाह खान, हम खुद जानते हैं क्या उनके कुछ साल पहले केस हुए थे, ईव टीजिंग के लिए अंदर भी गए थे। और जी एक बार तो ये था कि उन्होंने किसी एक पोजीशन होती है जो सीएम से कम होती है बट एमएलए से ऊपर होती है, तो उस ऑफिसर को उन्होंने थप्पड़ असॉल्ट कर दिया था और गायब हो गए थे 2 दिन के लिए, आपको याद होगा 2-3 दिन के लिए गायब जी हो गए थे। फिर केजरीवाल के साथ डायरेक्टली निकले, बोला ये कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे। तो वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करते हैं वो नेशनल मीडिया में कवर नहीं होती, पर जो यहाँ के लोकल कोई सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं उन पर ऐसे आता है कि जैसे अमानतुल्लाह खान ने मना कर दिया कि मैं जो हिंदू वोटर्स हैं यहाँ छोटे छोटे जो झुग्गियों में रहते हैं, मैं उनको खाना नहीं दूंगा, मैं मुस्लिमों को खाना दूंगा। और राशन उनको पहुँचाया, उन्होंने मुस्लिमों को पहुँचाया, हिंदुओं को नहीं पहुँचाया। इसके वीडियोज़ लीक हुए हैं। और उनका भी वीडियो भी आया था जब वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान से 26 वर्सेस हटा देने चाहिए क्योंकि वो टेररिज्म और हेटरेट प्रमोट करते हैं। उस पर भी उन्होंने 10 लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर वीडियो बनवा दिया। ट्वीट किया उन्होंने कि सर तन से जुदा कर देना चाहिए। ऐसा अपने एमएलए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट आ रहा है कि सर तन से जुदा कर देना चाहिए, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक बात बताइए, जब हमारे पार्टियों के एमएलएज ऐसे हैं तो जो ऊपर के लीडर्स बैठे हैं वो कैसे होंगे? और दूसरी बात, जहाँ तक फैशिज्म की बात है, क्योंकि देखिए फैशिज्म का जो ये रोना है, ये एक ही तबके के करते हैं। मैंने कभी पारसियों को नहीं देखा, मैंने कभी सिखों को नहीं देखा, मैंने कभी इनको क्या कहते हैं क्रिश्चियंस को मैंने उतना नहीं देखा कि फैशिज्म करते हुए। ये फैशिज्म वो करते हैं जो इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। और उनकी देखिए, आप देखते जाएंगे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जितने भी ऐसे जो शरीयत लॉ पे जो ऐसे देश चलते हैं, आप देखिए वहाँ हिंदू पॉपुलेशन जहाँ हुआ करती थी एक टाइम पे, अखंड भारत के टाइम पे, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन इतनी बुरी तरीके से डिप्लीट हुई है। और इंडिया में जहाँ आप देखिए कितने 4-5% से बड़ी है, यहाँ पे बड़ी ही है, यहाँ पे कम नहीं हुई है। अब एक बात बताइए, अब ये जैसे यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, अब आएगा, आई थिंक उसकी बात हो रही है। बट अब मैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करूँ जो यूपी में इंट्रोड्यूस किया है, उसमें बोला गया है 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके होंगे उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी, राशन कार्ड 4 लोगों तक का सीमित मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कितने हिंदुओं को देखा बोलते हुए कि ये धर्म के अगेंस्ट है? लेकिन मैं आपको हज़ारों ऐसे दिखा सकता हूँ जो कह रहे हैं नहीं ये मुस्लिम उसके अगेंस्ट है। क्यों भाई? हिंदूज़ क्यों ड्रामा नहीं कर रहे हो? बाकी लोग, और मैं नहीं कह रहा हर सारे यूपी के मुस्लिम्स कर रहे हैं, बट जो आप देखेंगे जो मदरसे वाले लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे एजुकेशन से ऊपर इन चीज़ों को रखते हैं, वो बोलेंगे कि भाई ये उसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन ऑलरेडी है, हमारे पास लैंड ही नहीं है इन सबको इकट्ठा करने के लिए, अभी और जनरेशन आनी। तो आप एक बात बताइए, ऐसा क्यों? मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत बढ़िया स्टेप लगा, मुझे बहुत अच्छा स्टेप लगा। इसमें इसमें किसी रिलीजन का मेंशन नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों है कि एक ही तबके का लोग जो है वो इसके अगेंस्ट हैं? हिंदूज क्यों इसके अगेंस्ट नहीं? अगर हिंदू भी तीन बच्चे इसके अंदर हिंदू भी कई तरह से हम सभी देख रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है, लेकिन विशेष तबके के लोग इसके अंदर समर्थन ना देते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब जर्नलिस्ट की बात होती है तो उसके अंदर भी एक तबका अलग हो जाता है जो इन सभी विषयों पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो और भी बड़े-बड़े निर्णय हो, उनके विरुद्ध खड़ा दिखता है। तो ये फेसिज्म आज भी हर किसी रूप में सरकार के निर्णयों के खिलाफ जारी है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरी चर्चा में हमने जाना कि किस प्रकार भारतीय पत्रकारों ने जनता को बहकाने का प्रयास किया और भारत की इमेज को धूमिल करने का भरपूर प्रयास किया है। दानिश सिद्दीकी की मौत पर फैलाए हुए प्रोपेगेंडा पर हमने जनता की और भारतीय पत्रकारों की राय जानी और हमने ये भी पाया कि किस प्रकार लेफ़्ट मीडिया और लुटियंस गैंग ने
एक पक्ष नैतिकता निभाने का ज्ञान दिया। दानिश सिद्दीकी के की गई नैतिकता पर जिस प्रकार लेफ्ट मीडिया ने चुप्पी साधी हुई है, ये साफ तौर पर उनके द्विपक्षीय न्याय को दर्शाता है। जिस प्रकार दानिश सिद्दीकी ने भारतीय चिताओं को व्यापार के रूप में अपनी रोटी का साधन बना लिया था, ऐसे कोरोना काल में भी उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने की कसर नहीं छोड़ी। इस पूरी चर्चा में बने रहने के लिए और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।